तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल का ओल्ड कोर्स का। तो हमारे पास तकरीबन आज 27 मई है। तो 27 मई से लेके हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 20 जून तक सारा ये स्टडी मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाए, प्रैक्टिस मैनुअल ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ बनी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियोस लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वीन स्टोन फर्नीचर मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी वुड डोर्स विद इन द फॉरेस्ट क्वीन स्टोन सिंस 1952. Management is having emphasis on creativity, engineering, innovation and experience to provide customers with the door they desire, whether it is a standard design or one kind of customer door. The following information pertain to operations during April. Processing time 9 hours, inspection time 1.5 hours, units per batch इतना, waiting time, move time. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फॉलोइंग ऑपरेशन मेजर्स टू एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच। तो वो कहना चाह रहा है नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कहता है जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं हुई। प्रोसेसिंग में वैल्यू ऐड हुई, द आंसर इज यस। क्या इंस्पेक्शन में वैल्यू ऐड हुई? नो। तो इंस्पेक्शन टाइम कितना है? 1.5 आवर, ये आवर्स लिख देता हूँ। उसके बाद वेटिंग टाइम में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, वेटिंग टाइम में भी वैल्यू ऐड नहीं हुई। तो ये कितने आवर्स हैं? 6 आवर्स हैं। मूव टाइम में, क्या मूव टाइम में भी कोई वैल्यू ऐड हुई? नो। मूव में एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना, तो मूव टाइम में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, तो 7.5 घंटे। तो ये कुल मिला के बन गए 7.5 और 1.5, 9, 9, 6, 15 घंटे बन गए हैं आपके। ठीक है जी। तो ये है नॉन वैल्यू एडेड टाइम। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, एवरेज वैल्यू एडेड टाइम पर बैच। तो इसमें सिर्फ वैल्यू एडेड टाइम पर बैच, क्योंकि ये ऑलरेडी पर बैच का ही डाटा दिया हुआ है तो हमें इतनी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ही एक आपका वैल्यू एडेड है, तो 9 आवर्स हो जाएंगे। चलिए आगे। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल की एफिशिएंसी क्या है? वो कह रहे आपने एफिशिएंटली, मतलब आपके पास प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय, इसको हम ये भी कर सकते हैं टोटल टाइम या वैल्यू एडेड टाइम और नॉन वैल्यू एडेड टाइम को ऐड करके। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना हो जाएगा? 9 आवर्स, क्योंकि वही एक वैल्यू एडेड है। और सारा का सारा क्या है? 9 + 15, तो ये 24 आवर्स हो जाएगा। तो इट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 24। ये आपका जो भी आंसर आया यहाँ पे, अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 37.5%। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैन्युफैक्चर साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल टाइम क्या है? तो टोटल प्रोडक्शन टाइम जितना भी है हमारे पास डिवाइडेड बाय यूनिट पर बैच। यानी कि टोटल टाइम हमने देखा 24 आवर था और एक बैच में यूनिट कितना था? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आता है, यानी कि आपको एक यूनिट के लिए, एक घंटे के लिए कितने आवर्स देने पड़ेंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 60 यूनिट्स। तो द आंसर इज 0.40 आवर्स पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को आपके 0.40 आवर्स लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम का मतलब है एक यूनिट को हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है? कहता है हिंदुस्तान बाइक्स लिमिटेड, formerly known as Helco, is an Indian multinational company. Its headquarters is located in Bangalore. It has been founded in the year 1990 as the manufacturing locomotives. The company is presently listed locally as well as international stock market. HBL parent company is Hindustan Group.
द मैनेजमेंट ऑफ HBL रिकॉग्नाइज नीड टू कल्चर, ये सारी कहानी है। डू द राइट थिंग्स, राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर द रीसेंट मंथ ऑफ द करंट ईयर, ये रीसेंट मंथ का यानी कि एक मंथ का है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर कॉस्ट 3500 रुपये पर घंटा, इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट 18 रुपये पर घंटा, वारंटी रिपेयर कॉस्ट 1560 रुपये पर बाइक, मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट 228 रुपये पर बाइक। उसके बाद वॉल्यूम एंड एक्टिविटी, ये नंबर ऑफ बाइक्स की बात करेगा। बाइक रिक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क 3200, बाइक रिक्वायरिंग वारंटी रिपेयर 2600, प्रोडक्शन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग 1600, कस्टमर सपोर्ट सेंटर टाइम 2000 आवर्स, ठीक है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, HBL कैरीज आउट द क्वालिटी रिव्यू, यानी कि एक क्वालिटी रिव्यू टेस्ट लेता है, मतलब रिव्यू करवाता है ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सप्लायर टू एनहांस द क्वालिटी लेवल, ताकि क्वालिटी लेवल बढ़ जाए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द कॉस्ट, मतलब यानी कि ड्यूरिंग द मंथ उसको 1,25,000 की कॉस्ट पड़ी है। due to the quality issues in the month, the bike production line experienced unproductive downtime which cost 7,70,000। कहता है क्वालिटी इश्यूज जो आए उसके लिए प्रोडक्शन लाइन जो है वो डाउन टाइम हुआ, मतलब ये रुक गया प्रोडक्शन, तो उसका नुकसान जो हो 7,70,000 हुआ। प्रिपेयर अ टोटल क्वालिटी कॉस्ट, टोटल क्वालिटी कॉस्ट में हमें क्या करना क्या है, हमें ना ये जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट जो है, टोटल क्वालिटी कॉस्ट के लिए क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। ये एक कंसेप्ट पॉइंट है, इसमें देखना है कि 4 चीज़ें आती हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी है, उसके बाद आपकी अप्रेजल कॉस्ट कितनी है, यानी कि उस प्रोडक्ट को अप्रेज करने में कितनी कॉस्ट लगती है। थर्ड जो है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल जैसे कि स्क्रैप हो गया, कोई ख़राब हो गया, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और फोर्थ जो पॉइंट आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, बाहर के फैक्टर्स के कारण एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कि आपकी कॉस्ट ये कितनी है। तो इससे आपको क्या मिलेगी, टोटल क्वालिटी कॉस्ट मिल जाएगी। इससे आपको क्या मिल जाएगी, टोटल क्वालिटी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। तो हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कॉस्ट क्या कहती है, प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो देखो जी, प्रिवेंशन कॉस्ट, तो सबसे पहले हमारी जो आएगी प्रिवेंशन कॉस्ट आएगी। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कहता कि आपकी प्रिवेंशन में सप्लायर के रिव्यू जो हमने 1,25,000 के खर्चे थे, यही हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये जो इसने बोला था इसी को प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट होगी अगर कोई सप्लायर कोई रिव्यू कर रहा है तो उसी की, ताकि हमारी आगे के लिए बचत हो जाए, तो इसे कह सकते हैं कि सप्लायर रिव्यू कॉस्ट। एक बात, उसके बाद हमारे पास और कौन सी कॉस्ट थी टोटल क्वालिटी में, अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल का मतलब है टेस्टिंग करना। तो हम अप्रेजल में देखते हैं क्या क्या कॉस्ट थी। एक तो इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट थी, इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट थी तो 18 घंटे के लिए थी, और आपको अप्रेजल करने के लिए कितना टाइम लगता था, आपके प्रोडक्शन लाइन इक्विपमेंट टेस्टिंग ये रहा 1600 घंटे। तो आपकी ये टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये तकरीबन आ जाएगी 28,800 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद आप बात करें अप्रेजल के बाद हमारे पास कौन सी इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट लगी। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट जो है, कौन कौन सी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले अगर आप देखें, आपको इसने बोला था कि डाउन टाइम हो गया, डाउन टाइम कितना हो गया था, 7,70,000 का हो गया था, क्योंकि कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको रुकना पड़ गया था। ठीक है जी। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीवर्क करना पड़ गया, मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क करना पड़ गया। तो ये कितना हो गया होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क के लिए,
228 बाइक थे और एक मैन्युफैक्चरिंग 228 रुपये पर बाइक थे, और कितनी रीवर्क करनी पड़ी, 3200 बाइक्स रीवर्क करनी पड़ी। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट जो है 7,29,000 आई है। ओ माय गॉड। उसके बाद एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है वो देखते हैं कितनी आती है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इसमें वारंटीज सबसे पहले आ जाएंगी, वारंटी रिपेयर कॉस्ट, ये कितने था, 1560 रुपये पर बाइक था, 1560 रुपये पर बाइक था। कितने नंबर ऑफ बाइक से, 2600, तो ये भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। ये कितनी बन गई, 40,56,000। उसके बाद हमारे पास कस्टमर सपोर्ट भी तो हमने बाद में देनी है, तो कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट कितनी बन जाएगी, कहता 2000 आवर्स हमने दिए कस्टमर सपोर्ट के लिए, और कस्टमर सपोर्ट के लिए जो हमारे को कॉस्टिंग लगती है वो 35 रुपये पर घंटा लगती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो तकरीबन ये कितनी बन जाएगी, 70,000। तो इन सब का मैं टोटल करूँगा तो मेरे पास कितनी कॉस्ट आती है, ये 57,79,400 की कॉस्ट आती है। ठीक है जी, तो ये आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। सबसे पहले प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन में हमने क्या देखा, सप्लायर के रिव्यू का। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल में इक्विपमेंट टेस्टिंग थी। उसके बाद इंटरनल फेलियर, जो डाउन टाइम हुआ हमारे किसी रीवर्क के कारण, मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क हुआ क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट छोड़ेंगे, उसके लिए पैसे लगे। एक्सटर्नल फेलियर में वारंटी और कस्टमर सपोर्ट आता है। ठीक है जी, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। NZ implemented a quality improvement program, तो शायद ये सेम ही उसी के ऊपर है। हमने क्या क्या एक बारी करे थे, प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है जी, अप्रेजल कॉस्ट, उसके बाद इंटरनल फेलियर कॉस्ट, उसके बाद एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। यही हमने काम करे थे। ये बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको रिवाइज करते करते ही याद हो जाए, आपको दोबारा से कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, हम थोड़ा सा बारीक पेन यूज़ कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास अब सेल्स दे रखी हैं, ध्यान से देखना ज़रा। सेल्स इतनी दे रखी है, स्क्रैप, रीवर्क, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन दे रखा है, प्रोडक्ट वारंटी दे रखी है, क्वालिटी ट्रेनिंग दे रखी है, मटेरियल इंस्पेक्शन दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये दे रखी है, क्लासिफाई द क्वालिटी कॉस्ट प्रिवेंशन, यानी कि क्वालिटी कॉस्ट प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, ये तो खुद ही उसने दे रखा है। एक्सप्रेस ईच क्लास सच एज परसेंटेज ऑफ द सेल्स, तो इसमें अब परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखी हैं। तो हमारी सेल्स कितनी दे रखी है, वो 6000 दे रखी है, यानी कि 6000 नहीं, तकरीबन 6000 और उसके बाद 3 zeros, तो ये 60 लाख रुपए की सेल दे रखी है। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे ईयर्स भी 2 हैं, तो यहाँ पे हमने 2013 की भी बात करनी है और 2012 की भी बात करनी है, 2013 की भी बात करनी है। तो मैं इसको हरा पेन अगर यूज़ करता हूँ तो आई थिंक सो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। आओ ज़रा बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों की। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या जाएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट में स्क्रैप जाएगा नहीं, रिवर्क जाएगा नहीं, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन जाएगा नहीं, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन भी नहीं जाएगा, क्वालिटी ट्रेनिंग, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग कर लेते हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग की हमारी जो कॉस्ट है वो 2012 में कितनी है, वो 2012 में है 75, और 2013 में कितनी है, 150 है। तो परसेंटेज ऑफ सेल आई थिंक सो आप कर लोगे, मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन करवा देता हूँ। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ सेल तो बहुत आसान है, कैसे करनी है इसकी परसेंटेज, 75,000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100 अगर करेंगे तो आई थिंक सो यही आएगा, करके देख लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो 0.16 आ जाएगा। और अगर इसको परसेंटेज की टर्म में है तब भी यही चीज़ है। सेवन तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी, दोबारा से करते हैं। 75 डिवाइडेड बाई 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1.25 आ रहा है। ठीक है जी, 1.25 आ रहा है, तो ये ठीक हो गया 1.25%। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्वालिटी मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन जो है वो अप्रेजल में आता है, तो हम मटेरियल इंस्पेक्शन पहले यहाँ पे लिख देते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन, जो मटेरियल इंस्पेक्शन है वो हमारे पास 80 और 60 का था। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर से, स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब है इंटरनल फेलियर। स्क्रैप का मतलब है इंटरनल फेलियर, तो ये कितना रहता है 600 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। 600 एंड 300। उसके बाद आपको रीवर्क करना पड़ गया, ये भी इंटरनल फेलियर है। रीवर्क करना पड़ गया कितने का 500 और 400। ठीक है जी। उसके बाद आपको प्रोडक्शन इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन इंस्पेक्शन आपका अप्रेजल का पार्ट है। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ये कितनी कितनी की है 200 और 240 की है। 200 और 240 की है। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। प्रोडक्ट वारंटी हमारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। कितनी थी प्रोडक्ट 300 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्वालिटी ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं, तो इसका टोटल लगा देंगे जरा, तो ये कितना आएगा 75 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 300, तो ये 1755 आएगा। और उसी तरह से अगर हम बात करें 150 प्लस 60 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 150, तो ये 1300 आएगा। तो इसको परसेंटेज की टर्म्स में आप लिख लेंगे प्लीज। 1300 आ गया, ठीक हो गई बात। चलिए अभी ये 17 मिनट की वीडियो, 17-18 मिनट की वीडियो बन गई है। इसमें पहली 3 प्रॉब्लम्स आ गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स डालने लगे हैं। अगर आप कहेंगे लंबी वीडियो बनानी है तो लंबी वीडियो भी बन जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी। आप हमें काम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 भी इसी में कर लेते हैं, सो दैट कि आपको ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। चलिए पढ़ते हैं ज़रा। 7 स्टार स्पोर्ट्स कंपनी is engaged in the manufacturing of cricket balls. Following table shows the budgeted figures for the coming year. Selling price दे रखा है, component 1 set, assembly cost, delivery cost, contribution दे रखा है। Component like willow, rubber grip, handlebar in a set are bought in and an assembling process carried out to transform them into the single bat. Market is intensely competitive where currently hold 30%, 7SS currently hold, यानी कि ये जो कंपनी है 7SSC, इसने मार्केट का 30% होल्ड करके रखा हुआ। एनुअल डिमांड ऑफ दीज बैट्स इज 1 लाख यूनिट्स, एनुअल डिमांड। ठीक है जी। ऑन रिव्यूइंग द प्रीवियस परफॉर्मेंस, इट इज रिवील्ड दैट 3% ऑफ द बैट्स सप्लाइड टू द कस्टमर्स वर रिटर्न फॉर free replacement because of faults. Defective components which are initially bought in to the assembly process are held responsible for this. These returned bats cannot be repaired and have no scrap value. Supply of faulty bats to the customer could be eliminated by implementing an inspection process immediately before the goods are delivered. This would improve the customer perception, thus resulting into increase 5% of the current market share, making in all total 35% share. वो क्या कहना चाह रहा है कि अपना करंट मार्केट शेयर जो है वो 3% बढ़ाना है, और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते करते हमें ये पता चला कि 3% ऑफ द बैट जो थे कस्टमर को सप्लाई करेंगे वो फ्री रिप्लेसमेंट में हुए क्योंकि वो फॉल्टी थे। ठीक है जी। डिफेक्ट थे कंपोनेंट में जो इनिशियली हमें असेंबलिंग प्रोसेस में भी मिलते हैं,
जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दीज रिटर्न बैक ये रिप्लेस नहीं हो सकते। वो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द क्वालिटी नॉन कंफर्मेशन कॉस्ट फॉर द कमिंग ईयर बेस्ड ऑन द बजटेड फिगर्स इन द सेल्स रेट रिटर्न। कहता कि नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट जो है वो बताइए, नॉन कंफॉर्मेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन द बजटेड सेल्स फिगर्स एंड द सेल्स रिटर्न। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर द बैट्स। ठीक है जी। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमने क्वालिटी नॉन कंफर्मेशन कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वालिटी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट। ठीक है जी। आइए इसमें क्या क्या लिखना है। हमारे पास, हमें पता था एनुअल सेल्स हमारे पास 1 लाख थी, तो हमारे पास अपनी एनुअल सेल्स कितनी होगी, एनुअल डिमांड कितनी होगी, क्योंकि हमारा शेयर 30% था ऑफ पूरी एनुअल डिमांड का, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000 यूनिट्स हो जाएंगे। और हमें पता है कि हमारे जो बैच थे 3% खराब निकले थे, और इसी में ही खराब निकलेंगे क्योंकि हमने रिव्यू प्रोसेस जो हमने रिव्यू करा, तो हमें पता चला कि जो डिफेक्टिव कंपोनेंट है वो असेंबली प्रोसेस में ही थे, असेंबली प्रोसेस में ही वो फॉल्टी निकले। यानी कि ये जो 30,000 बैट्स हैं इसमें डिफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, तो हमने इसी में से डिफेक्ट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बैट्स जो फ्री हमारे को रिप्लेस करके हमें करने पड़ेंगे वो 30,000 का 3%, और हमें पता है कि ये जो 30,000 है इसी में से ही निकालने होंगे। तो 928 यूनिट जो हैं वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब जो बात आती है वो क्या करना चाह रहा है, कहता हमारी अभी तक की टोटल कॉस्ट कितनी है, इसकी भी तो लागत लगेगी ना, 928 बैट हमें जो फ्री में देने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, तो 928 बैट्स की, यानी कि अब कॉस्ट कितनी है वो हमें देखनी पड़ेगी, 1200 प्लस 2000 प्लस 800। तो मेरे पास इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4000 की कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो कॉस्ट है ये मेरे को फ्री में रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो मेरी ये कॉस्ट एक और बढ़ जाएगी, तो 37,12,000। ठीक है जी। उसके बाद हमने कितनी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कर दी, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू फॉल्टी बैट्स, फॉल्टी बैट्स के कारण हमारे पास ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हमने ये जो निकाली थी, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू फॉल्टी बैट्स, ये हम किस तरह से निकालेंगे, वो ये कहना चाह रहा है, कहता कि आपने इंक्रीज करना है 5% शेयर इन मार्केट, यानी कि आपका मार्केट का शेयर कितना था, 1 लाख शेयर के ऊपर 5%, यानी कि आप 5000 बैट्स और बनने लगोगे, क्योंकि इसके बीच में भी अब फॉल्टी बैट्स होंगे। अब जब फॉल्टी बैट्स होंगे इसके ऊपर भी कोई कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा कितना, तो हम देख लेते हैं जरा। आइए अब इस क्वेश्चन में ना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट की क्या बात है कि कंट्रीब्यूशन जो हमने 5000 जो हमने मार्केट शेयर बढ़ा सकते थे और इंस्पेक्शन अगर होती तो, बट अब तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ये बढ़ा नहीं, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इसीलिए हम निकाल रहे हैं। तो हमारा 5000 यूनिट्स के ऊपर 4800 रुपीज़ का सेल होना था, और उसकी कॉस्टिंग हमारी इतनी आनी थी 1200 रुपये पर यूनिट प्लस 2000 रुपये प्लस होता है इंटू 5000 यूनिट इंटू ये जो 5000 के ऊपर हमने 3% जो डिफेक्ट निकाले थे, तो ये 155 यूनिट्स आने तो 496,000 रुपीज़ भी जो है हमारे पास ये। तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 35,04,000। तो टोटल हमारी नुकसान कितना हो गया, टोटल लॉस, टोटल क्वालिटी नॉन परफॉर्मेंस नॉन कंफर्मेशन कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो हमारा निकला 72,16,000। ठीक है जी। तो ये हम बचा सकते थे। अब सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहना चाह रहा है, कहता कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट बताइए अगर इंस्पेक्शन प्रोसेस हो जाता तो।
कहता अगर इंस्पेक्शन प्रोसेस हो जाता तो हमारा मार्केट शेयर जो था वो 30 से 35% हो जाना था। ठीक है जी। अब एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे पास? एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो था, जो हमने गवा दिया, वो था 35,04,000 था। उसके ऊपर हमने डिलीवरी कॉस्ट हुए जो 8, ये हमारे 928 बैट डिफेक्टेड थे, वो भी हमारे बच जाने थे। 928 यूनिट इंटू 800 की सेविंग होती, कंट्रीब्यूशन की सेविंग होती, तो हमारे पास 742,400 यानी कि इंक्रीज जो हो जाता हमारा 42,46,000 हो जाता। और डिलीवरी कॉस्ट का खर्चा जो है वो अलग से रहेगा और इंस्पेक्शन कॉस्ट का जो खर्चा है वो भी अलग से रहेगा। तो इस क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट पॉइंट क्या था? इस क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है कि 7 स्टार एक स्पोर्ट्स कंपनी है जिसको सेलिंग प्राइस इतना है, कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे 800 रुपये की यूनिट की थी, आपका करंट मार्केट शेयर जो था वो 30% का था और 3% बाट खराब हो रहे थे। वो कहना चाह रहा है आपने इंस्पेक्शन नहीं कराई, अगर इंस्पेक्शन कराई होती तो आपका मार्केट शेयर 35% हो जाता। तो ये जो नंबर ऑफ बैट्स हमारे पास अभी के लिए खराब हुए उसके कारण हमारे पास एक जो 5,000 एडिशनल यूनिट्स थे उसकी भी तो कंट्रीब्यूशन लॉस थी, तो हमने उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस ऐसे निकाल दी। तो टोटल क्वालिटी नॉन कंफर्मेशन कॉस्ट हमारी 72,16,000 पे आ गई थी। ठीक है जी। अगर हम यही सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आप इंस्पेक्शन करा लेते तो हमारे पास एडिशनल बेनिफिट क्या मिलते, इंक्रीज इन प्रॉफिट हमारे पास ये अमाउंट बन जाती। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है और ये वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं पे हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाते हैं।